वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ में जो कि क्लास 11th के लिए है। आज हम चैप्टर 7 दैट इज़ फंक्शंस आपका डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली फंक्शंस के बारे में बताया हुआ नया कंसेप्ट है आपके लिए। जैसे अभी तक हमने देखो इसमें स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि टिल नाउ वी हैव रिटन सम प्रोग्राम्स एंड माइट हैव रियलाइज्ड दैट एज ए प्रॉब्लम गेट्स कॉम्प्लेक्स, जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ प्रोग्राम इंक्रीज, नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ता जाएगा, विच मेक्स द प्रोग्राम लुक बल्कि, मतलब बहुत बड़ा एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। उसको मैनेज करने में जब बहुत नंबर ऑफ लाइन्स हज़ारों में हो जाती है तो दिक्कत आती है। द शेप ऑफ द टेंट इज सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए क्लोनिकल। देखो इन्होंने एक प्रॉब्लम बताई है कि इसके नीचे एक यहाँ पे आपका एक कोनिकल टॉप है और नीचे एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो द कंपनीज परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ ईच टेंट। में कैसे उसने निकाला देखिए, एक्सेप्ट यूजर रिक्वायरमेंट्स फॉर द टेंट सच एज हाइट्स पता लगानी पड़ेगी, रेडियस पता लगानी पड़ेगी और स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट अगर आपको ध्यान हो तो 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि ये इसे स्लैंट हाइट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें यूजर से एंटर करवानी पड़ेगी। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कैनवस, हमें कैलकुलेट कराना पड़ेगा। फिर कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। फिर कैलकुलेट द नेक्स्ट पेमेंट अमाउंट बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग द 18% टैक्स दैट इज GST, वो इंक्लूड करने के बाद से पता लगाना पड़ेगा। द कंपनी हैज़ क्रिएटेड ए कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर क्विक एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस फॉर द पेबल अमाउंट निकालने के लिए। देखिए उसने क्या प्रोग्राम बनाया। यहाँ पर देखिए उसने बेसिकली दो फ्लोट वेरिएबल्स लिए, H और R, दैट इज हाइट और रेडियस ये लिए, और फिर उसने एक स्लैंट हाइट वाला लिया। फिर उसने देखिए कॉनिकल वाला निकालने के लिए CS दैट इज सरफेस एरिया इसका, ये इसने निकाला इस फॉर्मूले के थ्रू कॉनिकल पार्ट का, और फिर सिलेंड्रिकल पार्ट का उसने कैलकुलेट किया और बाद में देखो इन दोनों को उसने जोड़ा एरिया को, ठीक है, तभी टोटल शेप का निकालना पड़ेगा ना, और फिर इसको डिस्प्ले करा दिया कैनवस एरिया को। फिर कॉस्ट उसने निकाली। कॉस्ट निकालने के लिए उसने क्या कहा जी कि इसको 80 इसे डिवाइड कर देंगे यूनिट प्राइस से, टोटल कॉस्ट आ गई। फिर इसमें GST लगेगा 18%, वो उसने निकाल लिया, तब शो कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अनदर अप्रोच इसकी क्या बनती है, देखिए बेस्ट अप्रोच, ये तो सीक्वेंशियल हो गया, बहुत लंबा प्रोग्राम इसे बन जाएगा। अनदर अप्रोच टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम इज टू डिवाइड द प्रोग्राम। देखो डिवाइड दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। फंक्शंस के थ्रू हम एक प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड। देखिए जैसे फिगर में बताया गया, हमने क्या करा, देखो पहले हमने एक ब्लॉक का नाम लिया, ब्लॉक मतलब एक पार्ट ऑफ कोड, उसको हम एक अलग से नाम दे दिया दैट इज सिलेंडर, ठीक है। H और R लेके हम उसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे सिलेंडर पार्ट का। फिर कॉनिकल वाले का अलग से हमने फंक्शन बनाया, उसका कैलकुलेट कर लिया, और बाद में हमने टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, नेट प्राइस निकालने के लिए अलग से फंक्शन बना दिया। इट इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ प्रोग्राम इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। अलग अलग ब्लॉक्स के थ्रू हमने इस कॉम्प्लेक्स बड़ी प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। The process of dividing a computer program into separate independent blocks, separate मतलब अलग अलग, independent मतलब बिल्कुल अलग अलग चलेंगे, वो दूसरे से आपस में लिंक कोई नहीं होगा, of code, और separate सब प्रॉब्लम्स विद डिफरेंट नेम्स एंड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़, जिनकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होगी उन्हें हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस। बेसिकली फंक्शंस क्या है, फंक्शंस का एक इम्प्लीमेंट करने का तरीका है। देखिए क्या होता है, द यूज़ ऑफ फंक्शन इज़ वन ऑफ द मीन टू अचीव द मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ऊपर मेरे मॉड्यूलरिटी की बात करें, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की, तो उसको अचीव करने के लिए, उसको लेके आने के लिए प्रैक्टिकली हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए नेम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्लाइज ए स्पेसिफिक टास्क व्हेन इट इज़ इन्वोक्ड। ये देखिए जैसे हमने एक स्पेसिफिक टास्क को एक फंक्शन के नाम से अलग से दे दिया है, ठीक है। वंस डिफाइंड ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड रिपीटेडली फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द प्रोग्राम। अलग अलग प्लेसेस से हम उसको कॉल कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स विदाउट राइटिंग ऑल द कोड्स ऑफ द फंक्शन। एवरी टाइम लिखने के बजाय हम उसको उसी को कॉल कर लेंगे। और इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड अनदर फंक्शन, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से भी उसको हम कॉल कर सकते हैं बाय सिंपली राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन। कैसे कॉल करते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख के एंड पासिंग द रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स जो हमें इसमें देने पड़ते हैं। इफ़ एनी, अगर हो, देखो ये रिक्वायर्ड पैरामीटर्स या आर्गूमेंट जिसे हम कहते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपका ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू रीड। द प्रोग्रामर कैन डिफाइन एज मैनी फंक्शंस एज डिजायर्ड, डिजायर्ड मतलब जितना वो चाहता है, वाइल राइटिंग द कोड। देखिए प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेबल अमाउंट फॉर द टेंट यूजिंग, हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था इस शेप के अंदर कि हम इसको अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर देंगे, देखो वही इसने किया है। बेसिकली पहले इसने फंक्शन का नाम लिया सिलेंडर वाला, जिसमें H और R दे के उसने कैलकुलेट किया और रिटर्न मतलब कि ये चीज़ वो रिटर्न कर देगा, दैट इज़ अ प्री डिफाइंड कीवर्ड।
ऐसे ही फंक्शन के डेफिनेशन में कोनिकल वाले के अंदर ये फॉर्मूला लगा दिया, रिटर्न करवा दिया। ऐसे ही हमने एक पोस्ट टैक्स वाला फंक्शन भी, इसके अंदर कॉस्ट वो लेके आएगा, कैलकुलेट करेगा और टोटल रिटर्न करवा देगा नेट प्राइस। यहाँ देखिए अब हमने यूजर से तो कोई एंटर करवा नहीं पड़ेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हाइट रेडियस जो सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर हमने फंक्शन का कॉल कर दिया, सिलेंडर के अंदर एच और आर जो यूजर ने एंटर किया था वो देखिए यहाँ इसके अंदर आएगा, इसके अंदर एच आएगा, इसके अंदर आर आएगा और कैलकुलेट होगा और एरिया रिटर्न होके यहाँ पे जहाँ से कॉल हुआ था देखिए दैट मीन्स दिस फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर वो रिटर्न करेगा, रिटर्न करके इसके अंदर वो वैल्यू को स्टोर कर देगा जो उसका आउटपुट आएगा। इसी तरीके से हमने स्लैंट हाइट यूजर से एंटर करवाई और कोनिकल वाला फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर एल और आर, एल फॉर स्लैंट हाइट, ठीक है, वो हमने भेजी। देखिए ये एल इसमें आई, आर इसमें आई और फिर एरिया कैलकुलेट हुआ आपका कोनिकल पार्ट का वही फॉर्मूला लगा के और फिर ये रिटर्न कर दिया। देखिए रिटर्न करने के बाद सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये सी एस ए ऑफ कोनिकल वाले आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आपने इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है, और फिर बाद में इसका टोटल एरिया डिस्प्ले करवा दिया। ये सिंपल था इसलिए अलग से फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट प्राइस आपने कैसे कैलकुलेट, देखो आपने किया यूनिट प्राइस, यूनिट पूछा उसने क्या प्राइस है, फिर टोटल प्राइस हमने निकाल दिया। अब हमने क्या करा, टोटल प्राइस को डिस्प्ले करवा दिया। नेट पेबल अमाउंट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो हमने फंक्शन, यहाँ देखो ध्यान से देखिए फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट वाला जो हमने प्री डिफाइंड फंक्शन है इसके अंदर देखिए दैट इज़ द फंक्शन कॉलिंग पोस्ट अंडरस्कोर टैक्स अंडरस्कोर प्राइस और यहाँ पर हमने टोटल कॉस्ट जो यहाँ पे कैलकुलेट करी थी वो इसके अंदर एज ए पैरामीटर भेज दी है। अब देखिए एज ए पैरामीटर भेजी है तो यहाँ पे पिक होगी, उसके बाद कैलकुलेट होगा उसी फॉर्मूले से और फिर टोटल कैलकुलेट होगा और फिर नेट प्राइस रिटर्न कर देगा। रिटर्न करके आपका एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक अच्छा तरीका है किसी भी बड़े प्रोग्राम को जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हम बना के प्रोग्राम को ईजी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, देखिए यही इन्होंने बताया है कि फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द फंक्शन प्रोग्राम। क्या है, रीडेबिलिटी बढ़ती है, प्रोग्राम रीडेबल ईजी हो जाता है, अच्छा हो जाता है। पर्टिकुलरली फॉर लॉन्गर कोड्स एज बाय यूजिंग द फंक्शन द प्रोग्राम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है एंड ईजी अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। रिड्यूस कोड लेंथ, कोड की लेंथ भी कम होती है, बार बार लिखना नहीं पड़ता, उसी में सारा काम हो जाता है। एज द सेम कोड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन एट मल्टीपल प्लेसेस इन ए प्रोग्राम। दिस आल्सो मेक्स डीबगिंग ईजियर। डीबगिंग मतलब एरर्स को हटाने का प्रोसेस भी काफ़ी ईजी हो जाता है। इंक्रीज रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। एज द फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। बाकी हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली नेस्टेड फंक्शंस कहा जाता है और अनदर प्रोग्राम। तो इससे क्या होता है, अवॉइड रिपीटिशंस ऑफ राइटिंग द सेम पीस ऑफ कोड हो जाता है। वर्क कैन बी इजीली डिवाइडेड अमंग द टीम मेंबर्स। बहुत सारे आपके मान लो सपोज एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, मेरे टीम मेंबर्स के थ्रू आप उसको डेवलप करा सकते हो, क्योंकि पैरेलली आप रन करवा सकते हो, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग पर्सन को असाइन करके पैरेलली वर्क कर सकते हैं, जिससे प्रोग्राम जल्दी बनेगा और टीम वर्क का काम किया जा सकता है। अब इन्हीं को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो ऊपर हमने बनाया। बेसिकली इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, जैसे प्रिंट वाला है, आपका इनपुट वाला है, ये तो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। वी कैन डिफाइन ओवर ऑन, हम अपने फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं राइटिंग इन द प्रोग्राम के अंदर। सच फंक्शंस आर कॉल्ड द यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे ऊपर देखो हमने देखिए ना ये सब यूजर डिफाइंड फंक्शन ही कहलाते हैं। ये देखिए ये 1, 2 और यहाँ पर हमने 3rd, ये 3 जो फंक्शन बनाए हैं ये तीनों के तीनों यूजर डिफाइंड फंक्शंस ही हैं, ठीक है। टू अचीव सम टास्क एज पर द प्रोग्रामर्स रिक्वायरमेंट, जो हमारी देखो जरूरत उसमें एरिया कैलकुलेट करने की थी तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया, इज कॉल्ड द यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन तो ऊपर हमने किया है, बिगिंस विद डेफ, दैट इज प्री डिफाइंड कीवर्ड, ये हमें लगाना ही पड़ता है। इसके अंदर फंक्शन का फिर नाम देते हैं, पैरामीटर की लिस्ट देते हैं, दैट इज ऑप्शनल, देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो नहीं दे सकते हो, और नीट। उसके बाद यह फंक्शन की इसको बॉडी कहा जाता है, देखिए जिसके अंदर रिटर्न टाइप होना जरूरी है और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो हमें एग्जीक्यूट करवानी है वो इंस्ट्रक्शंस होती है कैलकुलेशन वगैरह की, और बाद में ये वैल्यू को रिटर्न कर देता है। इसी को हम फंक्शन का बॉडी कहते हैं। The items enclosed in that is the square bracket, इसके अंदर देखिए ध्यान से, is called the parameters and they are optional. Optional मतलब दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। A function may or may not have a return type, रिटर्न टाइप भी जरूरी नहीं है। देखिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना, तो वो ये बता रहा है कि रिटर्न टाइप भी जरूरी नहीं है, आप यहीं पे प्रिंट करवा दो वैल्यू, कोई जरूरी नहीं है रिटर्न करवाने की, ठीक है। फंक्शंस हेडर ऑलवेज एंड्स विद कॉलन, देखिए फंक्शन का हेडर जब भी हम बनाते हैं यहाँ पे देखिए कॉलन लगाना जरूरी होता है इस केस में, ठीक है। फंक्शन नेम शुड बी यूनिक, ऑब्वियसली जैसे वेरिएबल के नाम अलग अलग होते हैं वैसे फंक्शन के नाम भी अलग अलग होने चाहिए, एक जैसे नहीं हो सकते प्रोग्राम के अंदर। स्टेटमेंट्स आउटसाइड द फंक्शन इंडेंटेशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ फंक्शन। अगर हमने देखिए इस फंक्शन के अंदर अगर मान लो सपोज हमने इसकी इंडेंटेशन यहाँ पे कर दी तो ये आउटसाइड ऑफ द फंक्शन मानेगा और इस फंक्शन का पार्ट नहीं मानेगा, क्योंकि इंडेंटिंग के अकॉर्डिंग इसमें चलता है।
ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम है राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम, 2 नंबर को ऐड करवाना है और सम डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपल सा फंक्शन हमने बनाया। पहले देखिए फंक्शन कॉल के टाइम पे देख लेते हैं, हमने सिंपल ऐड नम वाला फंक्शन कॉल किया है। इसके अंदर ही देखिए हमने दोनों की दोनों वैल्यूज यूजर से एंटर करवा ली, दोनों को प्लस करवा लिया और यहीं पे देखो डिस्प्ले करवा दिया। जैसे मैं आपको जिक्र कर रहा था कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम रिटर्न टाइप करवाएं, तो वही चीज़ इन्होंने बताई, कोई ज़रूरी नहीं रिटर्न करवाना, आप डायरेक्ट भी यहीं पे प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, इजी प्रोग्राम था काफ़ी। द फंक्शंस कैन बी कॉल्ड इन ए प्रोग्राम बाय राइटिंग द फंक्शन, फंक्शन का नाम और फिर ये हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो ये कॉल हो जाता है। देखिए जैसे हमने कॉल किया था तो 5 और 6 यूजर ने सपोज एंटर किया तो आपका रिजल्ट 11 आ गया। अब देखिए आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल फॉर ए यूजर डिफाइंड फंक्शन टू रिसीव वैल्यूज एट द टाइम ऑफ बीइंग कॉल्ड। जब फंक्शन कॉल करते हैं उस टाइम वो वैल्यू की रिक्वायरमेंट कर सकता है। एन आर्ग्यूमेंट्स इज ए वैल्यू पास टू द फंक्शन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल विच इज रिसीव्ड इन कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स में डिफाइंड इन ए फंक्शन हेडर। देखिए इसके प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं प्रैक्टिकली। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट डिस्प्ले सम ऑफ एन, मतलब एन नेचुरल नंबर जो यूजर एंटर करा है कितने नंबर का उसको सम करवाना है, वेयर एन इज पास्ड बाय द आर्गुमेंट। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम इन्होंने बना दिया है। यहाँ पे देखिए फंक्शन कॉल हो रहा है, इसके अंदर नंबर जो यूजर से एंटर इसमें करवाया कितने नंबर ऑफ वैल्यूज की करवाना है वो नंबर इसने एंटर करवाया। फंक्शन के अंदर एन की तो नम को हमने एन में पिक करवा लिया। सम स्टार्टिंग में 0 रहेगा। यहाँ तक कि रेंज नेचुरल नंबर है तो स्टार्टिंग ऑब्वियसली 1 से ही होगा, ये फिक्स है, इसलिए हमने लूप के अंदर 1 लगा दिया। और फिर n+1, देखो n+1 इसलिए करवाया क्योंकि हमेशा कम चलता है ये। मान लो सपोज यूज़र ने यहाँ पे 5 डाला तो 1 से लेके 5 तक चलाने के लिए हमें n+1 करना पड़ेगा। ठीक है, एन यूज़र ने एंटर किया था जो नंबर में पिक हुआ था, बाद में सिंपल हम डिस्प्ले करा देंगे, सम को यहीं पे रिटर्न कराने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से इंडेंटिंग को ध्यान दीजिए, ये 4 के अंदर की इंडेंटिंग है, दैट मीन्स इट इज़ अ 4 लूप बॉडी। ठीक है, और इसके बाद देखिए इस इंडेंटिंग से बाहर हो गया, दैट मीन्स ये इस लेवल पे आ गया तो ये फंक्शन का पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने इस फिगर के थ्रू बताया बहुत आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स रेफर टू द सेम वैल्यू को ही करेगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पे जो वैल्यू एंटर करवाई थी वो नम के अंदर करवाई थी, हमने नम की वैल्यू को भेजी और यहाँ पर वो एन के अंदर पिक हुई, दैट इज़ द डिफरेंट नेम, लेकिन सब एक ही पिक पॉइंट करेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू 5 ही है। ठीक है, assume that the user has input 5 during the execution of the program, so the num refers to the value 5, it is then used as the arguments in the function। इसके अंदर हम कर सकते हैं इसको। control is transferred to execute the function as it is, इसके थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स एन इंटीजर एंड इंक्रीमेंट्स द वैल्यू बाय 5, हमें उसको 5 से इंक्रीमेंट करवाना है। आंसर डिस्प्ले द आईडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आईडी डिस्प्ले कराने की उसमें किस लोकेशन पे स्टोर हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिफोर और आफ्टर दोनों में करवाना है आईडी को डिस्प्ले कि पहले क्या था और बाद में क्या था वो। देखिए ध्यान से, ये प्रोग्राम आपका है, इसके अंदर हमने यहाँ पर ये देखिए अगर यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, एंटर नंबर यूजर से करवाया, हमने नंबर की आईडी देखो डिस्प्ले करवा दी। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि पहले हमें दिखानी है बिफोर द फंक्शन कॉलिंग, हमने आईडी दिखा दी, उसके बाद हमने वैल्यू को देखो यहाँ पे भेज दिया है, नम के अंदर पिक हुई है। ठीक है, और फिर हमने इसकी आईडी यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है और फिर नंबर में इंक्रीमेंट करवा दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इससे क्या होगा, ध्यान से देखिए। पहले आपका 8 यूजर ने एंटर किया तो इसकी आईडी सपोज ये थी, अपन पैरामीटर के अंदर यहाँ पे आईडी डिस्प्ले हो गई, पैरामीटर के अंदर वैल्यू भेजी, यहाँ वैल्यू पिक हुई। इसके बाद देखिए आईडी अभी भी इसकी सेम है, ध्यान से देखिए क्योंकि नंबर अभी चेंज नहीं हुआ है, नंबर वही है तो वैल्यू सेम है। लेकिन जब हमने नंबर में 5 इंक्रीमेंट करवा दिया उसके बाद जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो इट इज़ ए डिफरेंट आईडी ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि 5 की वैल्यू तो बढ़ चुकी है, इसमें 5 वैल्यू बढ़ चुकी है ना, 8 की जगह 13 हो गया, तो 13 किसी अलग नंबर लोकेशन में सेव हुआ होगा, इसलिए उसकी आईडी भी अलग ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसको इस फिगर के थ्रू बताया है, नंबर और पहले ये नाम दोनों एक ही पे पॉइंट कर रहे थे तो एक ही आईडी थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही नंबर में हमने इंक्रीमेंट करवाया 8 की जगह वो 13 हो गया, 5 इंक्रीमेंट करने की वजह से तो आईडी इसकी अलग होगी। देखिए एरो अलग अलग दिशा में चले गए। ठीक है, अब देखिए राइट ए प्रोग्राम यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट इज माई मीन टू कैलकुलेट द मीन ऑफ फ्लोटिंग नंबर स्टोर्ड इन लिस्ट, लिस्ट के अंदर नंबर स्टोर करवाने हैं और आपको माई मीन फंक्शन के थ्रू उसका मीन निकालना है। ठीक है, इजी प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के अंदर 1.3, 2.4, 3.5 और 6.7 ये वैल्यूज़ हैं आपकी, दैट मीन्स 4 वैल्यूज़ हैं आपकी लिस्ट के अंदर। और फिर आपने इस पूरी की पूरी लिस्ट को देखो, माई लिस्ट वाली जो थी पूरी पूरी अपने फंक्शन के अंदर भेज दी, फंक्शन कॉलिंग में यहाँ पे आई, टोटल स्टार्टिंग में 0 रहेगा, काउंट भी 0 रहेगा, लूप आपका माई लिस्ट तक चलेगा। हर एक के अंदर आपका टोटल देखो एक एक करके वैल्यू माई लिस्ट की उठा के लाएगा। देखो फर्स्ट टाइम वो 1.3 लेके आएगा तो 1.3 इसमें जुड़ जाएगा 0 के अंदर, फिर काउंटर में इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि वो लूप आपका कभी ना कभी रुक जाए। ठीक है, क्योंकि हमें काउंटर की बाद में डिवीजन के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मीन निकालना है। तो इस तरीके से टोटल आपका हो जाएगा। तो ये देखिए इंडेंटिंग यहाँ खत्म हो गई, इसके बाद यानी कि फॉर लूप की बॉडी के बाहर निकल आया है और फिर आपने इसको मीन निकालने के लिए टोटल को नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करते हैं, वही हमने देखो किया।
ठीक है, और फिर मीन को डिस्प्ले करवा दिया। इजी प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखिए, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट इज कैलसीफैक्ट, इस नाम से फंक्शन बनाना है, इसी नाम से बनाना पड़ेगा जैसे इसने बोला है, टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल समझते हो ना आप, जैसे हमने 5 का निकलना है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 निकलता है फॉर ए नंबर विच इज़ पास एज ए आर्ग्यूमेंट। देखिए इसमें आर्ग्यूमेंट की तरह पास करने के लिए इसने बोला, तो वैसे ही करेंगे। देखिए हमने पहले यूजर से नंबर एंटर करवा लिया, उसको पास करवा दिया आर्ग्यूमेंट में आया, फैक्टोरियल स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 से लेके 0 तक चलेगा, ठीक है, और -1 रखेगा। 0 है तो यानी कि 1 तक चलेगा, एक कम चलता है, -1 दैट मीन्स इट इज़ रिवर्स भी चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग 1 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, 5 है ना, तो 5 को पहले 4 से करवाएगा वो, ठीक है, एक इंक्रीमेंट करवा के, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कैलकुलेट होकर फैक्टोरियल यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए इन्होंने दिखाया भी है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इन्होंने प्रोग्राम के अंदर कर रहा है वो, तो वो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे 1 से करो 2 को या 2 को 1 से करो, एक ही बात पड़ेगी, इसलिए इन्होंने 1 से लूप चलाया है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर, स्ट्रिंग को भी ले सकते हैं एज ए पैरामीटर। देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। राइट ए प्रोग्राम यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स द फर्स्ट नेम एंड लास्ट name as arguments, concatenate them to get full name, उनको concatenate करके full name निकालना है, and display the output as। देखिए ऐसे आउटपुट डिस्प्ले कराएगा वो। मान लो हम चाहते हैं आउटपुट शुड भी ऐसे आना चाहिए, हेलो ज्ञान वर्धना, ऐसे इस तरीके से आना चाहिए जो यूज़र ने डरवाया है उसके अकॉर्डिंग। प्रोग्राम देखते हैं इसका क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर हमने पहले ये देखिए ध्यान से, हमने फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे फर्स्ट और लास्ट नेम जो यूज़र से एंटर करवाया है उसको भेज दिया, तो नेम और लास्ट नेम यूजर से एंटर करवाया, दोनों को फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर भेज दिया। पैरामीटर देखो यहाँ पे एज इट इज पिक हो गए। उसके बाद देखिए फर्स्ट के साथ में हमने स्पेस ऐड करवा दिया, जैसे क्वेश्चन बोला गया था कि स्पेस बीच में रखना है हमें, तो इसलिए हमने बीच में स्पेस रखवाने के लिए यहाँ पे एक स्पेस लगा दी डबल कोट्स के बीच में, और प्लस में लास्ट नेम जोड़ दिया, तो हेलो लिखा आएगा। हेलो के साथ में फर्स्ट नेम जो कि फुल नेम के अंदर स्टोर हो चुका है, फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट नेम डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए ये मान लो सपोज ज्ञान और वर्धना इसने डाला है, तो बीच में एक स्पेस इस वजह से आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। जो डिफ़ॉल्ट मतलब कि अगर हम पास नहीं करते तब भी एज इट इज चल जाएंगे वो। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ ए वैल्यू दैट इज़ प्री डिसाइडेड, पहले से डिसाइड की जा चुकी है, एंड असाइन टू द पैरामीटर व्हेन द फंक्शन कॉल डज नॉट हैव इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। मतलब अगर फंक्शन कॉल के टाइम में वैल्यू नहीं भेजते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप चल जाएगी। देखिए इसको क्या होगा, राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों चीज़ वो यूजर से एंटर करवाएगा, ऑफ ए फैक्टोरियल नंबर एंड कॉल्स ए यूजर डिफाइंड फंक्शन इट इज मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, व्हेन द फंक्शन फॉर्म्ड इज नॉट ए प्रॉपर फंक्शन देन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिनोमिनेटर, जैसे डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे थे फंक्शन में, वो 1 आ जाएगी। द फंक्शन डिस्प्ले ए मिक्स्ड फ्रैक्शंस ओनली इफ द फ्रैक्शन फॉर्म बाय द पैरामीटर्स डज नॉट इवेल्युएट टू ए होल नंबर में नहीं होगा, तभी ऐसा होगा। देखिए इसको प्रोग्राम को समझते हैं पहले। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यूजर से एंटर करवा लिया है। ठीक है, डिनोमिनेटर डिस्प्ले करवा दिया, यू एंटर न्यूमरेटर आपने ये 1 एंटर करवाया है। इफ़ अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो कंडीशन टू चेक वेदर द इट इज़ इम्प्रॉपर है, तो इस केस में तो वही पता लगा रहे हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन वाला फंक्शन कॉल होगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जाएगा। ठीक है, एल्स केस में लिख देगा इट इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फिलहाल देखते हैं मैं कॉल कराया उसने, कॉल करने के बाद देखिए कहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया। यहाँ पर देखिए दैट इज़ द न्यू कंसेप्ट कि उसने डिनोमिनेटर की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही कर रखी है। अगर वो डिनोमिनेटर यूज़र एंटर नहीं भी करता तब भी वो इसके अंदर 1 एंटर हो ही जाएगा। और उसको देखो सिंपल उसने रिमाइंडर निकाला। अगर रिमाइंडर आपका नॉट इक्वल टू 0 है तभी हम इसको इंट में कन्वर्ट क्यों किया, क्वेश्चन निकालने के लिए। देखिए दोनों को डिवाइड किया और इंट में कन्वर्ट करने से डेसिमल वैल्यू हट जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो पॉइंट में अगर वैल्यू आएगी तो वो हट जाएगी, नॉर्मल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, कंप्लीट वैल्यू, और बाद में उसने डिस्प्ले करवा दिया। एल्स केस में क्या होगा, मान लो सपोज अगर ये रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या होगा, द गिवन फ्रैक्शन इवेल्युएट्स टू बी होल नंबर। ठीक है, तो ये आपका वैसे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये भी इजी प्रोग्राम है, बस मेन चीज़ ये है दैट इज़ द डिनोमिनेटर की वैल्यू इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर दी है। अगर वहाँ से वो नहीं आएगी तब भी वो उसको 1 तो असाइन कर ही देगा। ठीक है, ये देखिए आउटपुट दिखाया 17 और 2 उसने यूज़र ने एंटर करा, तो 17 को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तब देखिए ये 8 1/2 डिस्प्ले हो गया, दैट इज़ इन द मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, द अबव प्रोग्राम द डिनोमिनेटर एंटर्स इज 2 द विच इज़ पास टू द पैरामीटर डिनो, सो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट डिनो इज ओवरराइट। अपने देखो मान लो 2 हमने पास किया है तो अपने आप डिनोमिनेटर की वैल्यू वो वाली जो हमने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दे रखी है वो वाली अपने आप ही ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, देखिए मान लो सपोज हम 9 देते हैं तो अपने आप डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 लेगा और उसमें
इसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगा। ठीक है। ए फंक्शन आर्गूमेंट्स कैन आल्सो बी ए एक्सप्रेशन सच एज मिक्स फ्रैक्शन, जैसे कि हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए +5 दैट इज द एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। इन सच केस द आर्गुमेंट्स इज इवेल्युएटेड बिफोर, मतलब उनकी वैल्यू को पहले प्लस करा जाएगा, जैसे इस वाले केस में इवेल्यूशन किया जाएगा बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग से पहले इसको इवेल्युएट करेगा। मान लो सपोज नम की वैल्यू 2 थी और डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 थी, तो इस केस में 2 + 5 दैट मीन 7 जाएगा यहाँ से, और 3 + 5 8 जाएगा यहाँ से। ठीक है। द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स मस्ट बी द टेलरिंग पैरामीटर, मतलब कि बाद वाले ही होनी चाहिए, टेलरिंग मतलब पीछे की तरफ होनी चाहिए टेल में उसके, इन द फंक्शन हेडर। दैट मीन्स इफ़ एनी पैरामीटर इज हैविंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू देन ऑल द अदर पैरामीटर्स टू इट्स राइट मस्ट आल्सो बी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उन सब की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी ज़रूरी हो जाएगी। देखो फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बताया है, जैसे मैं मिक्स फ्रैक्शन में देखो कराया, ये दैट इज़ लीगल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों की ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। तो इसमें देखिए इनकरेक्ट क्या है, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग। इनकरेक्ट क्या है, देखो मतलब सपोज हमने यहाँ पर तो वैल्यू दे दी 1000, रेट के अंदर वैल्यू नहीं दी और इसके अंदर टाइम के अंदर वैल्यू दे दी। मतलब सपोज हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, उसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम, तो तुमने तो स्टार्टिंग की दे दी, बीच की दे दी और लास्ट की दी, दैट इज इनकरेक्ट। सिर्फ टेलरिंग एक साथ होने चाहिए पीछे, या सबके सब हो। ठीक है। देखो ऐसे हमने दिया रेट दिया, ये करेक्ट वर्जन है, रेट पहले दिया, फिर प्रिंसिपल दिया, फिर टाइम दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेलरिंग पीछे के दोनों है। अब फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, चलिए ठीक है, फिर इस वाले को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरी है उसका जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।